दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी टेस्ट सीरीज में खासकर बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये दूसरा पार्ट के रूप में आपके पास आ रहा है, जो पहला पार्ट के रूप में आप तक पहुंच चुका है। आप उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप चाहे तो उस लिंक के माध्यम से आप उस टेस्ट या उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं सही तरीके से। वहाँ पर भी लगभग 100 क्वेश्चन है। पहला सेट है, ये दूसरा आपका सेट के रूप में आप तक पहुँच चुका है। आप देखिए सही तरीके से और कोशिश कीजिए कि पूरा सही तरीके से देखा जाए, और इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन लगभग बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको जानने के लिए बिहार का कुछ न कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, खासकर बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल को। तो चलिए बिहार के इतिहास को ही आज देखते हैं। हम लोग भूगोल की तरफ भी चलेंगे। तो फिलहाल बिहार के इतिहास में पहला पार्ट आप तक पहुँच चुका है और दूसरा पार्ट ये है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वो भी टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान। इसके तहत पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो 16 महाजन पद हुआ करता था, उन 16 महाजन पद में सबसे ताकतवर जो महाजन पद हुआ उभर कर सामने आए, वो है मगध। ठीक है, तो मगध जिसका राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करता था, तो 16 महाजन पदों में सबसे ताकतवर के रूप में मगध आए और मगध ने एक साम्राज्यवाद की शुरुआत की और उसका विकास का श्रेय भी दिया जाता है। तो मगध जो सबसे आपका सत्य ताकतवर साम्राज्य के रूप में आया, वो है मगध साम्राज्य, और यही मगध आगे चलकर पूरे भारत में राज्य करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ हुआ करता था? गिरिब्रज, राजगीर या राजगिरी। ठीक है, राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी, यानी राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, कौन राजवंश था? वृद्धरथ। याद रखेंगे, वृद्धरथ राजवंश जरासंध के पिता वृद्धरथ से आरंभ होता है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। मगध महाजनपद या मगध जनपद का संस्थापक था, संस्थापक कौन है? वृद्धरथ तथा जरासंध। ठीक है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक रूप में बिंबिसार है। ध्यान रखेंगे, ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, यहाँ पर शासनकाल दिया हुआ है बिंबिसार का, तो 554 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा बिंबिसार का, जिसे हर्यक वंश से संबंध रखते थे। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश, मैं बार बोल रहा हूँ हर्यक वंश। इसके बाद इसका नाम कुछ दिया हुआ है, देखिए, बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र भी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में उसका उत्कर्ष यानी उसका उठना शुरू हुआ, यानी विकास शुरू हुआ। बिंबिसार के किस राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था? तो यहाँ पर जितना भी नाम दिया है, कौशल देवी, चेलना और खेमा, सबसे शादी हुआ था। इसका मतलब है इसका आंसर तो सभी होगा। देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, यानी अपनी स्थिति को मजबूत किया। और कौशल की, खेमा पंजाब की, चेलना वजीर संघ की राजकुमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग महाजनपद को जीता, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करता था। इसके बाद देखिए एक और है यहाँ पर जो सी में दे रखा, बज्जी, जिसके बारे में बता चुका हूँ कितना बार। इस राजधानी कहाँ पर है? वैशाली, आपको पता होगा। कौशल दिया हुआ है,
कौशल की राजधानी कहाँ पर है? श्रावस्ती, याद कर लेंगे, ठीक है, श्रावस्ती। इसका अवंती की राजधानी उज्जैन है, इसको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का दूसरा संस्थापक कौन है? बिंबिसार का पुत्र, जो कि होगा अजातशत्रु, ठीक है। शासनकाल कितना है? 493 से 461 ईसा पूर्व। इसने बिंबिसार की हत्या करके सत्ता ग्रहण किया था, क्योंकि बिंबिसार कौन था? अजातशत्रु का पिता थे। तो इस अपने पिता की हत्या कर बिंबिसार के, यानी और पिता की हत्या करने का मतलब है बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने गद्दी स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप का स्थापना मगध किस शासक ने की? तो ये कौन किया था? अजातशत्रु ने। देखिए दोस्तों, स्तूप, चैत्य और विहार, ये बौद्ध धर्म का 3 स्थान कर सकते हैं। तो ये स्तूप का मतलब होता है, कहने का मतलब है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को दफनाते थे, उसे हम स्तूप कहते हैं। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा घर कर सकते हैं, जहाँ पर आराधना करते थे। और विहार, जहाँ पर वो आश्रम, जहाँ पर वो आराम करते थे, ठीक है। तो ये तीनों को याद रख लेंगे। कितना बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चैत्य का मतलब क्या है? पूजा घर, याद रखेंगे। स्तूप का मतलब है कब्रगाह, और विहार का मतलब आरामगिरी, यानी जो वर्षा के मौसम में लगभग 3 महीना जो आराम करते थे बौद्ध भिक्षु, वो विहार में ही आराम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जित संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध के शासक हैं। तो कौन शासक थे? लिच्छवी को पराजित किसने किया था? अजातशत्रु ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली कहाँ की थी? ध्यान रखेंगे, वैशाली की थी, ठीक है, वैशाली की थी आम्रपाली। बहुत चर्चित है नाम आम्रपाली, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये याद रखेंगे, लिच्छवी के साथ जब युद्ध हो रहा था तो रथमुसल और महाशिलाकंटक एक तरह का आग्नेयास्त्र है, जो खासकर अजातशत्रु ने इस्तेमाल किया था। ये पहली बार इस्तेमाल हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इसका उत्कर्ष हुआ था, यानी सेकेंड नगरीयकरण, ध्यान रखेंगे, नगरीयकरण ध्यान रखेंगे, द्वितीय नगरीकरण की बात किया जा रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किस शासक ने किया था या की थी? तो शासक का नाम है, देखिए यहाँ पर उदयन दिया हुआ है, वो जगह में उदयन दिया रहता है। और उदयन किसका पुत्र है? तो अजातशत्रु का पुत्र है। अजातशत्रु किसका पुत्र है? बिंबिसार का पुत्र, यानी बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये लोग क्या करते हैं? अजातशत्रु ने बिंबिसार को कत्ल किया, यानी मार दिया, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। ये लोग क्या करते थे? अपने पिता को मारकर राजगद्दी हथिया लेते थे, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ उदयभद्र उदयन का एक नाम हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध राजधानी बनाया? तो ध्यान रखेंगे, उदयन ने सबसे पहली बार मगध को राजधानी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नागदशक, ध्यान रखेंगे, ठीक है, नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो वो है शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो वो है शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग ने अपना कहने का मतलब है राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, तो वो है आपका कालाशोक, ठीक है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था या कहा जाता है, ठीक है। तो कालाशोक ने पूरा राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, और जब से, और ध्यान ये भी रखेंगे, मगध के साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ सही तरीके से, आप सिर्फ जान लीजिए यहाँ पर
कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। जितना बौद्ध संगति है और जैन संगति है, पहला वीडियो में मैं सही तरीके से बताया हूँ कब हुआ था, शासनकाल क्या था, कब उसका अध्यक्षता किसने किया था, सब मैं बता चुका हूँ। चाहे तो आप पिछला वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, किसने किया था? सबक मीर ने किया था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ से जान लीजिए। झा एवं श्रीमाली एक बुक है प्राचीन भारत का, ठीक है। इसमें नंद वंश संस्थापक का नाम दिया है महानंदिन, ठीक है, महानंदिन नाम दिया है उसमें, तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, महापद्मनंद को याद रखेंगे। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम के अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एक छत्र एवं एकराट कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे, इसको किसको कहा गया है? महापद्मनंद का, यानी नंद वंश का संस्थापक को, महापद्मनंद को इतना सारा उपाधि प्रदान किया गया है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद, ध्यान रखेंगे। इसी की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो है अजातशत्रु, ठीक है। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगति आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था राजगिर में, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति रचना किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। मगध साम्राज्य कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था, किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था। कभी भी अशोक को टिक मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो मगध का जो सिकंदर महान के समकालीन थे मगध राजा, वो है घनानंद, ध्यान रखेंगे। कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य को टिक मत कीजिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के बाद आते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं सिकंदर के समकालीन नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध शासक कौन थे? ध्यान रखेंगे, वो घनानंद ही थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो वो है उदयन, ध्यान रखेंगे। फिर से यहाँ उदयन नाम आ गया, वहाँ पर उदयन था, तो ध्यान रखेंगे ये नाम थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, कहीं उदयन कहीं उदयन, इस तरह नाम होता है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों में सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वो था आपका वैशाली के वज्जियों के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलकर यही पाटलिपुत्र के नगर के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है टॉपिक मौर्य साम्राज्य, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम वही क्वेश्चन को देखेंगे जो खासकर बिहार से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से प्राप्त किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में, ध्यान रखेंगे। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत मेगास्थनीज आए थे। ये सेल्यूकस निकेटर यानी सिकंदर महान का अगला उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर, उनका राजदूत के रूप में, उनका राजदूत था मेगास्थनीज, वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज की पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में आगमन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन थे? तो अभी मैं बता दिया आपको, सेल्यूकस निकेटर थे। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पड़ा था। इसी शासनकाल में इसने क्या किए थे? अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर ये चले गए थे श्रवणबेलगोला, वहीं पे जैन धर्म दीक्षित होकर संलेखन विधि से अपने आप को मृत्यु प्राप्त किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त या आप कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये है यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। किसका इंडिका? किसका पुस्तक है? मेगास्थनीज का। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है?
कौटिल्य का, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो है आपका मौर्य वंश। ठीक है, घानंद नंद वंश का अंतिम शासक, इसकी हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता हथिया लिए थे। सहायता किए थे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो वो नाम बता चुका हूँ मैं, इंडिका है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है, गुप्त भी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था की विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री का वृत्तांत में मिलता है? वो है आपका मेगास्थनीज का इंडिका में मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, कौन बना था? ध्यान रखेंगे बिंदुसार, ना कि बिंबिसार। बिंदुसार ना कि बिंबिसार, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? वो रहते थे बिंदुसार के दरबार में। यही व्यक्ति पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी किया था कि ये महान राजा बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, वो उल्लेख शिलालेख 13 मिलता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे 14 शिलालेख हैं, ध्यान रखेंगे 14 शिलालेख हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति अध्यक्षता किसने किया था? तो किया था मोगलीपुत्र तिस्सा ने। तृतीय बौद्ध संगति आयोजन कहाँ हुआ था? हुआ था पाटलिपुत्र में। ये तृतीय बौद्ध संगति आयोजन कब हुआ था? ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो वो विजय प्राप्त किए थे अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति घोषणा की? वो युद्ध है कलिंग का युद्ध। ठीक है, इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं या बौद्ध धर्म की तरफ रुख कर जाते हैं। अशोक का धर्म था, क्या था? नैतिक आचार संहिता, यानी अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का मिला जुला असर है। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? वो था पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो यात्रा की थी बोध गया का। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों में की थी? तो 10वें वर्षों में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के आपका चंपारण जिले से अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं, तो ये रुक्मिणीदेवी में नहीं है। बाकी लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा में अशोक स्तंभ मिले हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो वो थी कौन थी? ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त का राजप्रसाद स्थित है पटना के कुम्हरार में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुम्हरार से 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत की मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं? ठीक है, किसने कहा था? तो एरियन ने कहा था, इस बात का ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो ये फाहियान ने कहा था। ठीक है, फाहियान कब आए थे भारत में? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में आए थे, लेकिन देखकर इसे लगा था कि ये मानव द्वारा नहीं बनाया बल्कि देवों द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गया के निकट बराबर पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो वो गुफा निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। गुफा का नाम है सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपड़ तथा कर्ण।
गया के समीप, नेक्स्ट क्वेश्चन, गया के समीप नागार्जुनी के पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया। दशरथ कौन थे? अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चमार गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई है? दीदारगंज पटना से हुई है। इसे स्त्री रत्न के नाम भी दिया गया है। बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो हुई है लोहानीपुर, पटना से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। इसकी एक पुस्तक है, इसको आप कह सकते हैं या कहते भी हैं इंडिका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया? तो सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। ठीक है, यहाँ पर जो शासक है इसके अंतर्गत में वही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी आपका पाटलिपुत्र में। ठीक है, किसके शासनकाल में? मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था, तो वो भेजा था बिंदुसार के दरबार में, ध्यान रखेंगे। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक नामक उपनाम धारण किया था? तो वो किसके अनुसार किया गया था? स्ट्रेबो ने इस बात का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो वो शासक है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो है भाबरू स्तंभ से बताया गया है। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो वो किया है आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने। अशोक का राजधानी कहाँ थी? तो वो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समिति में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मेगास्थनीज का है, ध्यान रखेंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में सभी सही है, क्योंकि ये केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइजेशन था, करों की बोझ अधिक थी, प्रशासन में कठोरता था। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा, यानी उपयुक्त में सभी होगा। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखेंगे सभी सही है। पहला क्या कहता है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण की उपाय किए, यानी उपयुक्त में सभी। देवनामपीय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? तो वो किए हैं अशोक ने किए हैं, ध्यान रखेंगे। धम्म महामात का कार्य क्या था? धम्म महामात का कार्य था, इसमें सभी है, ध्यान रखेंगे, इसमें सभी है, यानी कहने का मतलब है कि धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण का उपाय, यानी उपयुक्त में सभी। ठीक है, उपयुक्त में सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जुक का कार्य था, सभी कार्य था, यानी न्यायिक काम करना, ग्राम प्रशासन, राजस्व का विभाग भी देखता था रज्जुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो नाम सभी का आता है, यानी कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष का भी नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, राजगीर के सोन भंडार गुफा, बाकी तीनों सही है। दीदारगंज की यक्षी बराबर की गुफाएं, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, यानी 1, 2, 3 सही है, यानी बी सही है। अशोक की धम्म नीति जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? उपयुक्त में सभी से, यानी द्वितीय स्तंभ लेख से, द्वादश शिलालेख से और 7वें शिलालेख से, यानी इसका आंसर आपका डी होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो वो अभिलेख है नवम शिलालेख। ठीक है, यानी चौदह में नवम शिलालेख में इस बात का स्पष्ट अंतर किया है, दान और धम्मदान। ठीक है, नेक्स्ट और मौर्य शासनकाल का या मौर्य साम्राज्य का ये अंतिम क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ उसमें किसी प्रकार का आर्थिक संकट का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हुए थे। कमज़ोर होने की वजह था विदेशी आक्रमण, खासकर बाहरी आक्रमण। दूसरा बात, अच्छा कोई अशोक के बाद कोई अच्छा शासक नहीं बने, और खासकर अपने ही राज्य में प्रांतीय विद्रोह शुरू हो चुका था। तो ये तीनों कारण है, लेकिन आर्थिक संकट किसी भी प्रकार से नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपको मैं मौर्य साम्राज्य तक आज यहीं पर हम लोग रहते हैं। अगला पार्ट में, तीसरा पार्ट के रूप में आपका मौर्योत्तर काल से शुरू किया जाएगा। बिहार, खासकर बिहार के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में पूरा हम लोग नहीं देखेंगे। जो मौर्योत्तर काल का जो बिहार से संबंधित क्वेश्चन है उसी को देखेंगे, और कोशिश मैं करूँगा कि आपका एंशिएंट इंडिया खासकर बिहार के संदर्भ में समाप्त कर दिया जाए तीसरा पार्ट में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज यहीं तक। दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि आप लोग का सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा स्रोत मिलता है, तो प्रेरणा स्रोत भी है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।